अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। आज आप सीखने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के हवाले से आप अपडेटेड रह सकें। नाजरीन, जो आप में से लोअर सेक्शन क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक के सामने टाइमिंग दी गई है, तो आपने जाकर उन टाइमिंग्स पर क्लिक करके वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपने देखनी है इस वीडियो में, जबकि हाई सेक्शन क्लासेस के बच्चे जो है पूरा वीडियो देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम की गई है। इस वीडियो में आप 12 ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में सीखेंगे। नंबर 1 है एकॉस्टिक्स। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ के बारे में सीखते हैं कि आवाज़ किस तरह से सफ़र करती है। तो इसमें आप ये सीखेंगे बेसिकली कि आवाज़ जो है लहरों की सूरत में ट्रैवल करती है। आवाज़ की पैदावार के बारे में आप सीखेंगे कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। मिसाल के तौर पर ये साउंड जो आपने सुना, ये किस तरह से पैदा हो रही है, या फिर अगर किसी मशीन में से आवाज़ निकलती है, वो मशीन किस तरह से उस आवाज़ को निकाल रही है। कि आवाज़ की खसूसियात के बारे में आप सीखेंगे कि आवाज़ की लहरें अगर बन रही हैं तो वो कैसी बन रही हैं। मिसाल के तौर पर डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड से क्या मुराद, मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ की एक लिमिट होगी जहाँ पर जाकर मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़ की लिमिट है कमरे के अंदर तक, यानी कमरे से बाहर बैठे शख्स को मेरी आवाज़ ऊंची सुनाई नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवाज़ की जो लहरें बन रही है वो डैम्प्ड बन रही है, यानी पहले फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी तो लहरें बड़ी बड़ी बन रही थी आवाज़ की। बाद में फ्रिक्वेंसी कम हुई जिसकी वजह से आवाज़ धीमी होती चली गई, यानी बाहर तक ठीक से नहीं पहुंच रही। और बाज़ आवाज़ें ऐसी होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी रहती है और ये आवाज़ें इनकी तकरीबन कोई हद नहीं होती। ऐसी आवाज़ों को हम अनडैम्प्ड कह सकते हैं। आवाज़ के खसूसियात में आ जाती है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और पिच। तो फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में आप आगे जाकर इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये दो चीज़ें क्या है और इसका आवाज़ से क्या ताल्लुक़ है। तो एकॉस्टिक्स जो कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, इसे आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एकॉस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, कंट्रोल्ड और ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। यानी इसमें आप ये सीखते हैं कि आवाज़ किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से कंट्रोल की जाती हैं, किस तरह से मुंतकिल होती है। यानी मिसाल के तौर पर आवाज़ हवा में से कैसे गुज़रती है, कैसे ट्रैवल करती है, शीशे में से, पानी में से, इन चीज़ों में से कैसे ट्रैवल करती है आवाज़, और किस तरह से आवाज़ें हम तक पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पर हमसे दूर अगर कोई शख्स बैठकर बात कर रही है तो उसकी आवाज़ किस मीडियम के ज़रिए से हम तक पहुंच रही है। लाजमी बात है दरमियान में हवा है, हवा जो है एक मीडियम की तरह काम करती है। हवा की मदद से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो दूर बैठे शख्स की आवाज़ लहरों की सूरत में हवा के ज़रिए से हमारे कानों से टकराती है। दूसरा ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है एटमिक फ़िज़िक्स। एटमिक फ़िज़िक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है एटम, इसके अंदर एटम्स के बारे में डिस्कस की जाती है कि एटम की साख्त कैसी है, एटम की खसूसियात क्या है, एटम की बिहेवियर क्या है यानी रवैये, और एटम्स की अरेंजमेंट्स की बात की जाती है कि एटम्स किसी भी चीज़ में किस तरह से अरेंजमेंट रखती है। मिसाल के तौर पर अगर पानी डाली जाती है किसी ग्लास में तो इसमें नोट किया जाता है कि एटम्स यहाँ पर किस तरह से अरेंज हैं। किसी सॉलिड चीज़ में नोट किया जाता है कि वहाँ पर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एटम्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से हरकत कर रहे हैं। सॉलिड चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि
एटम्स सिर्फ वाइब्रेट करते, अपनी जगह नहीं छोड़ते, यानी हरकत नहीं करते पूरी तरह से, जबकि लिक्विड और गैस में वो हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड चीज़ों की बात की जाए, चीज़ों की डिज़ाइनिंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ टेट्रागोनल शेप में है या डायमंड की शक्ल में है, तो यहाँ पर एटम्स किस तरह से अरेंज है, एटम्स के अरेंजमेंट का किसी चीज़ की साख्त पर क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें आप सीखेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स में। तीसरा है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर जैसे नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर हम सीखते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस की साख्त कैसी है, न्यूक्लियस की क्या क्या खसूसियात हैं। तो इसमें आपने बेसिकली ये सीखा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाई जाती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस मौजूद हैं और न्यूक्लियस का क्या रोल है एटम के अंदर। और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के इस्तेमालात के बारे में भी आप सीखेंगे कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये बाद में मेंशन की जाएगी कि कहाँ कहाँ हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। पर यहाँ पर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जो मैंने कहा कि स्टडी करते हैं एटम के न्यूक्लियस के बारे में। जैसे हाइड्रोजन की यहाँ एग्जांपल दी जाती है। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं कैपिटल H और इसके ऊपर नीचे हम 1 लिखते हैं। तो बेसिकली देखी जाए यह एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का ऊपर वाला 1 ये दिखाता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 है, तो ये मेंशन की गई है। इसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशन की बात की कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहाँ इस्तेमाल होती है, तो इसमें पहला जो एप्लीकेशन आता है मेडिकल में वो है बोन स्कैन, यानी मशीनों के इस्तेमाल से हम ये देख सकते हैं कि हड्डियों में क्या मसाइल है। तो बोन स्कैनिंग का जो मशीन होता है वो बेसिकली काम करती है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के बुनियाद पर। चौथा ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है पार्टिकल फ़िज़िक्स। अब इससे पहले आपने ये सीखा कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होती है। बाद में जब साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये और भी ज़रात से मिलकर बने हुए होते, तो उन्होंने एक और ब्रांच कायम किया फ़िज़िक्स का और उसका नाम रखा पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स को हम हाई एनर्जी फ़िज़िक्स भी कह सकते हैं और इसकी वजह आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसे हम हाई एनर्जी फ़िज़िक्स क्यों कहते हैं। आपने जाके सर्च करना है इस चीज़ के ऊपर। पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में सीखते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मुराद यानी कि जो प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है, ये मज़ीद छोटे ज़रात से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। अच्छा, सामने आपको डायग्राम दिखाई जा रही है क्वार्क्स की। क्वार्क्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बनाते हैं, ये छोटे ज़र्रात होते हैं। तो उनके खसूसियात के बारे में मुतालिया करना या उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, हम उसी को नाम देते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स का। अब पार्टिकल फ़िज़िक्स डेली लाइफ में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसमें जो है मुख्तलिफ़ शुआएँ ख़ारिज की जाती है जिस्म के ऊपर, ताकि जिस्म के अंदर जो मौजूद कैंसर फैलाने वाली टिश्यूज़ होते हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। इनकी एप्लीकेशन और भी है, जैसे MRI में इसका इस्तेमाल किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी इसी वजह से की जाती है ताकि दिमाग वगैरह के अंदर कैंसर फैलाने वाले टिश्यूज़ का अंदाज़ा हो सके इंसान को। इसके अलावा ब्लड फ़्लो का अंदाज़ा हो सकता है कि खून की गर्दिश ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। MRI के दौरान डॉक्टर्स ये चीज़ें देखते हैं। और भी पार्टिकल फ़िज़िक्स के इस्तेमालात हैं, जैसे कि फ़र्नीचर फिनिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ ऐसे फ़र्नीचर तैयार की जाती है जो कि स्टैंड रेजिस्टेंट है, यानी उन पर दाग धब्बे नहीं लग सकते या फिर माहौल का उस पर कोई बुरा असर नहीं हो सकता। वो जो लकड़ी से बने हुए फ़र्नीचर होते हैं वो अपनी असली शक्ल सूरत में रह जाते हैं, यानी वो डैमेज नहीं हो सकते। पांचवा ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है बायोफ़िज़िक्स। बायोफ़िज़िक्स के अंदर जो है फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ तरीक़ों और तरकीबों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जानदार जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ लाइफ प्रोसेसेस को मुतालिया करने के लिए। मिसाल के तौर पर इंसान अगर सांस लेती है तो सांस लेने के दौरान आपने पढ़ा है कि
इंसान जो है ऑक्सीजन लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान। अब इस दौरान देखी जाए तो कैसे ये सब होता है, ऑक्सीजन कैसे अंदर चली जाती है और ख़ुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, इसमें फ़िज़िक्स का कानून अप्लाई होता है। फ़िज़िक्स के अंदर एक कानून है जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। उसमें ये कहा जाता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम कम की जाए गैस का तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है गैस की, जबकि अगर वॉल्यूम ज़्यादा किया जाए तो प्रेशर कम हो जाती है। इसकी हम एक आम एग्जांपल ले सकते हैं एक कंटेनर की। कंटेनर के अंदर अगर गैस भरी जाती है तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी छोटे ज़र्रात, वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे होते हैं, पूरे कंटेनर में अपने आप को फैलाते हैं। जबकि अगर गैस की वॉल्यूम को कम किया जाए यानी ऊपर से हम अगर पिस्टन नीचे दबाएं, वॉल्यूम कम करें, तो क्या होगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनकी हरकत तेज़ हो जाती है। हरकत अगर तेज़ हो जाती है मॉलिक्यूल्स की तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स तेज़ी के साथ कंटेनर के दीवारों से टकरा रही है, यानी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो आइए सीखते हैं कि बायोफिज़िक्स में हम किस तरह से ब्रीथिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं फ़िज़िक्स के कानून के मुताबिक। देखिए, फ़िज़िक्स हमें ये कहती है कि जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से हवाएं सफ़र करती है उन जगहों की तरफ जहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्योंकि माहौल में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और फेफड़ों में कम होती है हवा की प्रेशर, जिसकी वजह से माहौल से ऑक्सीजन आसानी से हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। और इसी दौरान देखी जाए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकलती है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है माहौल की निस्बत से, जिसकी वजह से आसानी से फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है। जब हम सांस ले रहे होते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं तो उस दौरान आपने देखा है कि फेफड़ों की साइज़ बड़ी हो जाती है और डायफ्राम सिकुड़ती है यानी छोटी हो जाती है। तो असल में गैस की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है यानी फेफड़े क्योंकि फैल रहे हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है, जबकि वही ऑक्सीजन बाद में खून की रगों के अंदर जाती है। खून की रगों की मदद से वो पूरे जिस्म में घूमती है और पूरे जिस्म में से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाती है। उन्हीं खून की रगों की मदद से वो फेफड़ों में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और दोबारा से फेफड़े जो हैं जब सिकुड़ती हैं तो उस दौरान फेफड़ों के सिकुड़ने की वजह से गैस की वॉल्यूम कम हो जाती है, गैस के ऊपर प्रेशर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर खारिज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम फ़िज़िक्स के कानून को अप्लाई करके मुख्तलिफ़ लाइफ प्रोसेसेस का मुतालिया कर सकते हैं। अच्छा, बायोफिज़िक्स का अगर इस्तेमाल देखी जाए तो ये जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि ब्रेन स्कैन में इस्तेमाल होती है। बायोफिज़िक्स अगर नहीं होती तो हमें डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। हम न्यूक्लियोटाइड्स को बायोफिज़िक्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ टूल्स वग़ैरह का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड्स को निकालते हैं और इनकी जगह दूसरे जीन्स वग़ैरह फ़िट की जाती हैं और इसी दौरान मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मैकेनिक्स छठा ब्रांच है फ़िज़िक्स का। मैकेनिक्स में हम बेसिकली हरकत के बारे में सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है तो वो किस तरह से हरकत कर रही है, आया वो लीनियर हरकत कर रही है, मिसाल के तौर पर गाड़ी है वो एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है तो इस टाइप के हरकत को कहा जाता है लीनियर मोशन। अगर कोई चीज़ जिगजैग हरकत कर रही है तो क्यों कर रही है जिगजैग मोशन। अगर कोई चीज़ पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, जैसे आप लात मारते हो गेंद को तो वो जो है नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करती है और एक यू शेप क्रिएट कर लेती है, तो ये गेंद लात मारने पर इस तरह से हरकत क्यों करती है, इस पे फोर्स का क्या असर होता है, बैरोनी फोर्स का। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है यानी राउंड वो हरकत करती है तो क्यों करती है, कौन से फोर्सेस वजह बनती है किसी चीज़ को राउंड मोशन में लाने के लिए। मिसाल के तौर पर आप
एक धागा लेते हैं, धागे के सिरे पर कोई चीज़ बांध लेते हैं और सर के इर्द गिर्द उसे घुमाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ क्यों ऐसे गोल गोल हरकत कर रही है, इसका जवाब भी आपको फिज़िक्स दे देता है। बाइक सड़क पर चल रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो हरकत करती है। तो बाइक की स्पीड कितनी होगी, बाइक कितने टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हरकत कर सकती है, और स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन वगैरह कितनी होगी, और कौन से फोर्सेस होते हैं जो बाइक को एक जगह से दूसरी जगह हरकत कराने में मदद दे रही है। तो बेसिकली आपने देखा मैकेनिक्स में मोशन के बारे में मुतालिया किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स देखी जाए, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस फोर्सेस। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स के बिहेवियर के बारे में मुतालिया किया जाता है और उनका रिस्पॉन्स देखा जाता है फोर्सेस के मुखालिफ, यानी फ़ोर्स के मुकाबले में वो कौन से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स में मुतालिया किया जाता है। 7वां ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली देखी जाए दो अल्फाज से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, डायनेमिक्स यानी मोशन मूवमेंट। इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में आप ये पढ़ते हैं कि अगर बिजली हरकत की हालत में है, उसके खसूसियात क्या क्या होंगे, उनके असरात क्या क्या होंगे, वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बेसिकली चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो आपने सुना ही होगा। अगर देखी जाए चार्जेस स्टॉप हालत में होते हैं न्यूट्रल चीज़ों के अंदर। अगर आप एक बैटरी लेते हैं तो बैटरी में चार्जेस तो होते हैं लेकिन वो हरकत की हालत में नहीं होती। जबकि अगर बैटरी को कनेक्ट की जाए तार के साथ और तार के दोनों सिरों को कनेक्ट किया जाए बल्ब के साथ, तो बल्ब रोशन हो जाती है, यानी जो चार्जेस थी वो हरकत की हालत में आ जाती है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हमने लेना है एक नेल यानी कील जिसे हम कहते हैं। कील के इर्द गिर्द हमने लपेटना है वायर। अब वायर के दोनों सिरों को हमने कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। अब जो ही हम दोनों साइड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्जेस फ्लो करना शुरू करती हैं। चार्जेस यहाँ से ऐसे मूव करती जाती है और यहाँ आ जाती हैं। यहाँ जो हमने नेल लिया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, यानी बिजली इसमें से गुजरना शुरू हो जाती है, चार्जेस की फ़्लो होना शुरू हो जाती है। नेल के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से अगर बाद में हम कोई भी लोहे का सामान इस चीज़ के करीब लाएंगे तो क्या होगी कि वो जो है मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये नेल यानी लोहे के सामान को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगी। तो यहाँ पर आपने देखा बिजली जो कि रवा हालत में है यानी हरकत की हालत में है, इन तारों में से गुज़र रही है। इसकी खसूसियात के बारे में आपने मुतालिया किया कि जब बिजली रवा हालत में होती है, मेटल में से गुज़रती है, तो वो मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है अपने इर्द गिर्द और मैग्नेट की तरह काम करती है, यानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम कैसे कर सकते हैं? इट डील्स विद द बिहेवियर of objects and systems in response to various forces। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बिहेवियर यानी रवैये के बारे में सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि वो चीज़ों को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल्स करते हैं, अपने आप से दूर भगाते हैं। ये क्यों होता है? मुख्तलिफ़ फोर्सेस की वजह से, यानी मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही हो तो वो कैसे बिहेव करती हैं। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इस्तेमाल डेली लाइफ में ग्राइंडर्स में होती है, यानी ग्राइंडर्स को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बुनियाद पर डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में, और पेंटिंग ऑफ अ कार के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। पेंटिंग ऑफ अ कार वाला मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, जब कार को पेंट किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गाड़ी है, पेंटिंग मशीन लिया जाता है जिसके नोज़ल में से बार बार रंग निकलते रहते हैं।
अब यहाँ पर देखी जाए, ये जो रंग निकल रही है इसको चार्ज किया जाता है, असल में पॉजिटिव चार्ज किया जाता है कार के ऊपर वाले हिस्से को। पेंट वाले जो मशीन है इसमें से जब ये पेंट निकलती है प्रेशर के साथ, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होती है और कार के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो निगेटिव और पॉजिटिव फिज़िक्स के कानून के हिसाब से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जहाँ से पेंट निकल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगी, तो इसके ऊपर आकर वो चिपकती है, जिसकी वजह से वो फिर बाद में दोबारा अलग नहीं हो सकती। 8वां ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है प्लाज्मा फिज़िक्स। आपने इससे पहले सीखा है कि मैटर 3 हालतों में पाई जा सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा इन 3 हालतों के अलावा भी मैटर की एक और हालत है? अगर नहीं सोचा तो आज आपने सोच लेना है। देखें, मादे की एक और हालत भी होती है जिससे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो है ये कैसे बनती है? प्लाज्मा हालत तब बनती है जब गैसेस को आयनाइज किया जाता है, यानी गैसेस को चार्जेस में तब्दील किया जाता है। गैस को जब इंतहाई गर्म किया जाता है तो इसके अंदर 2 तरह के चार्जेस पैदा हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो प्लाज्मा फिज़िक्स इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड गैसेस, यानी प्लाज्मा फिज़िक्स में हम ये सीखते हैं कि जो हाईली आयनाइज्ड गैसेस है उनके रवैये कैसे होते हैं, यानी उनकी खसूसियात कैसे हैं। अब सवाल यह शायद पैदा हो रही होगी कि प्लाज्मा हालत को हम कहाँ देख सकते हैं? सूरज, चांद, सितारे, सैयारे वगैरह प्लाज्मा हालत है मादे की। यहाँ पर हम मादे की प्लाज्मा हालत को देख सकते हैं। जब लाइटनिंग होती है, यानी गरज चमक जब हो रही होती है, तो वहाँ पर भी गैस आयनाइज हो जाते हैं, यानी प्लाज्मा हालत में आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करना है कि बायोलॉजी में जो आपने सीखा है कि खून के अंदर लिक्विड पाई जाती है जिसका नाम है प्लाज्मा। यहाँ पर फिज़िक्स में हम उस प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गैसेस की बात हो रही है जो कि आयनाइज्ड है, यानी चार्ज शुदा गैसेस जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग-अलग मौजूद हैं। 9th ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट, मोशन, हरकत। थर्मोडायनेमिक्स में हम हरारत का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को हरकत में लाने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल पहले ज़मानों में ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे स्टीम इंजन हुआ करते थे जिसके अंदर कोयले को जलाई जाती थी, फिर कोयले के ऊपर जो है पानी की टैंकियाँ होती थी। जब पानी बॉयल होते थे तो बॉयल होने के दौरान उसमें से बुखारात खारिज होते थे, फिर उसी बुखारात के ज़रिए से इंजन चलते थे। इंजन चलने की वजह से वो टाइटैनिक या फिर जो ट्रेन वगैरह होती थी जो कि स्टीम से चल रहे थे हरकत करते थे। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये सीखते हैं कि जो एनर्जी है इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील किया जाता है और इसे तब्दील करने के दौरान कैसे इस्तेमाल में लाई जा सकती है। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब यहाँ पर आपके लिए मैं मेंशन करती चलूँ कि कैसे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हैं, मैदा उसे तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं। तोड़ फोड़ होने के दौरान उसमें से हरारत खारिज होती है, तो मतलब आपको क्या मिलती है? हीट एनर्जी, जिसकी वजह से आपका जिस्म गर्म रहता है। अब आपके जिस्म में मुख्तलिफ एनर्जी आ जाती है। एक तो हीट एनर्जी है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है, तीसरा जब आप हरकत करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी हरकत वाली तवानाई में। फिर अगर आप कोई मशीन वगैरह चलाते हो तो वो एनर्जी दोबारा से तब्दील हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो मैंने एक और एग्जांपल दी टाइटैनिक की, वहाँ पर हीट जो एनर्जी थी वो तब्दील हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम हीट एनर्जी को जब इस्तेमाल में लाते हैं और उसे मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। 10वां ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है ऑप्टिक्स, यानी मनाजरियात।
लाइट के बारे में इसमें डिस्कस की जाती है। इसमें हम लाइट की फ़ितरत के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के रवैये के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सीखते हैं कि लाइट मुख्तलिफ़ चीज़ों में से कैसे ट्रैवल करती हैं, लाइट ओपेक चीज़ों में से ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट चीज़ों में से कैसे ट्रैवल करती हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे लेंसेज वगैरह तैयार की जा सकती हैं, या फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह। इन अज्ज़ों की जो डिज़ाइनिंग की गई है ये सब ऑप्टिक्स की मदद से की गई है। यानी ऑप्टिक्स में जब साइंसदानों ने लाइट की पूरी खसूसियात के बारे में पढ़ा तब इन चीज़ों को डिज़ाइन की गई। 10वां ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स का दूसरा नाम क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी भी है। क्वांटम फिज़िक्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सीखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्वांटम फिज़िक्स की बुनियाद क्वांटम थ्योरी पर है। क्वांटम थ्योरी को 14 सितंबर 1900 में मैक्स प्लैंक, जो कि एक साइंसदान था, उन्होंने पेश किया। हम घर में हीटर इस्तेमाल करते हैं, आप आग जलाते हैं या फिर बल्ब जब जलती है उस दौरान आपने देखा है उसमें से एनर्जी खारिज होती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो जो हीट एनर्जी है वो असल में किस सूरत में खारिज हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में, यानी लहरों की सूरत में वो खारिज होती रहती है। यानी कि यहाँ पर क्वांटम फिज़िक्स अप्लाई हो रही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें ये कहती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी जज़्ब करती हैं, जिसके बाद वो उस एनर्जी को दोबारा खारिज करती हैं, और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में खारिज होती है। उसी एनर्जी को हम कहेंगे क्वांटम। तो अगर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब कोई भी एटम एनर्जी जज़्ब करती है तो वो असल में इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को जज़्ब कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है, और जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करती है हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की तरफ। इस दौरान वो जज़्ब की हुई एनर्जी को दोबारा से खारिज कर रही होती हैं। तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम या फिर क्वांटम। वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में खारिज हो रही होती है। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स इन डेली लाइफ। अच्छा, देखी जाए मोबाइल फ़ोन्स हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल की जा रही हैं आजकल, ये सब क्वांटम फ़िज़िक्स पर बेस करती हैं। अगर क्वांटम फ़िज़िक्स नहीं होती तो हम आजकल ये चीज़ें नहीं बना पाते और इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। डेफिनेशन ऑफ क्वांटम फ़िज़िक्स आपको सामने दिखाई जा रही है। Quantum physics includes various areas of study based on quantum theory which deals with matter and electromagnetic radiations and the interactions between them. Hope so आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। 12th ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स जैसे आपने देखा इसके अंदर जियो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जियो मीन्स अर्थ। इसके अंदर हम ज़मीन के बारे में मुतालिया करते हैं कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं, अंदरूनी साख्त, मतलब ज़मीन अंदर से कैसे है। तो इसके अंदर बेसिकली साइंसदानों ने जब मुतालिया किया तो देखा कि मुख्तलिफ़ तहों से मिलकर बना हुआ है ज़मीन। ज़मीन की रोटेशन के बारे में मुतालिया किया जाता है, ज़मीन की स्पिन के बारे में मुतालिया की जाती है कि अगर ज़मीन रोटेट करती है, दूसरे सैयारों के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो किस तरह से घूमती है, क्यों घूमती है, कितनी स्पीड के साथ घूमती है, या फिर अगर स्पिन कर रहे हैं यानी ज़मीन अपने इर्द गिर्द घूम रही है तो किस तरह से स्पिन कर रही है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है तो क्यों है, इसके बारे में मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा जियो फिज़िक्स की मदद से ही साइंसदानों ने ये पहचान लिया कि अगर कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधा ज़मीन की तरफ क्यों गिरती है।
तो जब इन चीज़ों का मुतालिया किया गया तो उनको पता चला कि असल में वो सब चीज़ें होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ज़मीन क़ुव्वत सक़ल रखती है जिसकी वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींची रखती है, खींचती रहती है। ये था आज का वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा अपने लाइक्स की ज़रिए से, कमेंट करके और शेयर करके हमारी वीडियो को। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।